गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन सीए इंटरकोर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस। मैं आपका दोस्त सीए अमित कुमार हाजिर हूं आज आपके साथ कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। तो चलिए बच्चे, देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पीछे की क्लासेस आई होप कि आपने देख ली है। अगर नहीं देखी है तो बच्चे एक एक आवर्स की क्लासेस हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 4 क्या कहती है बच्चे? इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट ए टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल्ड बिलो। किसी जॉब पर बच्चे 154 लेबर आवर्स लगाए गए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से लगाए गए हैं। 3 वर्कर्स है बच्चे, वर्कर ए बी सी, और तीनों ही 8 आवर्स काम कर रहे हैं। 200 रुपीज मिल रहा है, या फिर 100 रुपीज पर डे मिल रहा है, और यहाँ पर 300 रुपीज पर डे मिल रहा है। ठीक है, हमने ये बातें नोट कर ली सर। उसके बाद आपको वीकडेज बताए गए और बताया गया है कि इन वर्कर्स ने किस किस वीकडेज में कितना काम किया है। तो ठीक है, इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। एक बार के लिए हम आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चे। आगे कहता है सॉरी, इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एन एम्प्लॉय कंसिलिएशन द वर्कर आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर्स रिलेटिंग टू ईच मंथ which work out rupees, ये रुपीज है बच्चे, 968 for the relevant month। ठीक है, the dearness allowance is payable to all workers irrespective of wages rate। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, irrespective of wage rate if they are present or are on leaves। present हो चाहे छुट्टी पर हो, with wages on all working day, मतलब dearness allowance बच्चे मिलेगा उनको। ठीक है, आगे चलिए। Sunday is a weekly holiday, okay, and each worker has to work 8 hours on all weekdays and 4 hours on Saturdays। ठीक है, संडे हॉलीडे है, सैटरडे क्या है बच्चे? 4 आवर्स वीक है आपका। ये वो बचपन में नहीं होता था आपकी, क्या होता था 6-7 क्लास में जब होते थे, सैटरडे को हाफ डे हो जाता था, कुछ वैसे सी बातें बता रहे हैं ना। ठीक है, तो सैटरडे को बच्चे आपको ओनली 4 आवर्स काम करना है। The workers are however paid the full wages for Saturday। सैटरडे के लिए आपको फुल वेज मिलती है बच्चे, मतलब 8 आवर्स फॉर 4 आवर्स वर्क, मतलब आपको डबल रेट से मिल जाता है। आप 4 आवर्स वर्क करते हैं, आपको पूरे दिन की सैलरी मिल जाती है, कोई बात नहीं। वर्कर आर पेड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मैंने कल भी बताया था बच्चे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय पर डे 9 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है या पर वीक 48 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम अलाउंस देना पड़ेगा, ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आउट ऑफ 176 ओके इन द रेलिवेंट मंथ। एक बार दोबारा पढ़ो बच्चे, क्या बोल गया ये? एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर वर्क्स आउट टू 176 इन द रेलिवेंट मंथ। कहता है अगर हम हॉलीडेज को छोड़ दें तो जो आवर्स हैं, वर्क हैं, वो आते हैं 176 फॉर द रेलिवेंट मंथ। द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड्स। तो ये क्या हो गया बच्चे? ये जो आपके प्रीमियम है, पीएफ है, ईएसआई है, इसको ओवरहेड में एब्जॉर्ब कर दिया गया है। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर। आप रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को आप कितना पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? मैं कहता हूं बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने पहले ना किया हो और एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम रटे रटाए क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने क्या करना बच्चे, एक टेंडेंसी अपनानी है कि हम रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मुझे कुछ डिफरेंट सोर्सेज से अच्छे क्वेश्चन मिल गए बच्चे। मटेरियल कॉस्ट के भी मुझे बड़े बढ़िया वाले क्वेश्चंस मिल गए जो हमारी बुक में नहीं है। आईसीडब्ल्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं पुराने बच्चे, अभी लेटेस्ट भी नहीं, पुराने क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे हैं यार। मतलब मैंने जब देखा उन क्वेश्चंस को तो मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चंस इन फ्यूचर सीए में पूछे जाएंगे, अभी तक नहीं पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी दूंगा, मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा हूं बच्चे। एक बार मटेरियल कॉस्ट के कुछ मुझे 10-12 क्वेश्चंस, इतने बढ़िया क्वेश्चंस मिले बच्चे आपके सीए में, सीए इंटर में वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि जो पैटर्न है ना बच्चे, जो पैटर्न है अभी आईसीए का, वो आईसीडब्ल्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस उठा के अपने एग्जाम्स में दे रहा है, कुछ फिगर्स चेंज करके, कुछ एज इट इज भी दे रहा है। तो वो जो क्वेश्चंस मैंने अभी देखे हैं बच्चे, वो पीछे के 20 साल में आईसीआई ने कभी नहीं पूछे।
लेकिन वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा। अब जो मई 2020 का आरटीपी का क्वेश्चन पेपर आपने देखा हो, आरटीपी देखा है, उस आरटीपी में जो मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है टोटली प्रैक्टिकल बेस है बच्चे, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब मैंने कभी ऐसे किसी सजेस्टेड आंसर में या फिर पीछे किसी बुक में नहीं देखा था। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह के बहुत अच्छे मुझे 10-12 क्वेश्चन लगभग मिले हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप लोग उनको देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं यार, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपका इलस्ट्रेशन 4 है बच्चे, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं जी वेज पेबल आपको कैलकुलेट करनी है ईच वर्कर के लिए। कर देते हैं सर, उसमें क्या दिक्कत है। मुझे पहली बात बताओ, मैं यहाँ पे आपसे कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। ए ने मंडे को कितने आवर्स वर्क किया, 10.5, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूं बच्चे, यहाँ पे लिख लूं मैं एक बार ए के लिए। अगर मैं लिखूं एक तो नॉर्मल, एक में लिख लूं एक्स्ट्रा, और एक में लिख लूं क्या, ओवर टाइम। मैंने ये नॉर्मल और एक्स्ट्रा क्यों लिखा बच्चे, क्योंकि देखो इनको काम कितने घंटे करना है, 8 घंटे, 8 आवर्स वर्क करना है। लेकिन फैक्टरी एक्ट कहता है कि आप 9 आवर्स एक दिन में अपने एम्प्लॉय से काम ले सकते हो, लेकिन वीकली 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं। नॉर्मल इसने कितने घंटे काम किया बच्चे, इसने नॉर्मल तो 80 आवर्स काम किए, एक्स्ट्रा किया 1 घंटा, 8 और 1 9, और ओवर टाइम कितना हो गया बच्चे, 1.5 आवर्स। समझे इस चीज को। देखो इसने क्या कहा, वर्कर ए पेड एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर डे ऑफ 8 आवर्स। उसको 8 घंटे के लिए हमने क्या देना था, पैसा देना था, लेकिन उसने वर्क कितना कर दिया, 10.5। तो हमने कहते हैं कि नॉर्मल आवर्स तो उसके 8 ही थे, 1 घंटा तो उसने एक्स्ट्रा काम किया ना, और लेकिन उसने कुछ ओवर टाइम भी कर दिया। ओवर टाइम कितना कर दिया बच्चे, 1.5 आवर्स। तो ओवर टाइम के लिए क्या कंडीशन होती है, फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा गया है कि आप डबल रेट से पेमेंट करेंगे उसको, तो ठीक है। तो मैं कहता हूं सर ये 8 और 1 9 आवर्स की तो आपको पेमेंट मिलनी थी, इस 1.5 की आपको डबल रेट से मिलेगी। तो ये इक्वल टू 3 नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। कि आपने जो 1.5 आवर एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम किया है, ओवर टाइम कितना, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट लिखा हुआ था बच्चे क्वेश्चन में, देखो वर्कर आर पेड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट में ओवर टाइम कैसे मिलता है बच्चे, फैक्ट्रीज एक्ट में मिलता है जब आप वीकली 48 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं और पर डे 9 आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हो। तो मैंने नॉर्मल 8 करके एक एक्स्ट्रा कर लिया, 1.5 आवर आपका ओवर टाइम हो गया। तो 1.5 आवर के लिए आपको 3 आवर्स की पेमेंट मिलेगी। तो टोटल मंडे के लिए इस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी, 8 9 और 9 और 3 12 आवर्स। तो अगर मैं टोटल आवर्स की बात करूं तो बच्चे टोटल इसको 12 आवर्स की सैलरी मिलेगी। ये बात समझ में आती है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझाता हूँ। ट्यूसडे का देख लीजिए, ट्यूसडे बच्चे इसने काम किया 8 आवर्स, 8 आवर्स ही तो करना था, क्या कोई एक्स्ट्रा है, नहीं। क्या कोई ओवर टाइम है, नहीं। कितने की पेमेंट मिलेगी, 8 आवर्स की। फिर कहते हैं वेडनेसडे इसने कितने काम किया, वही 10.5 घंटे, तो फिर से वही 8 घंटे नॉर्मल है, एक एक्स्ट्रा है, 1.5 ओवर टाइम है, और 1.5 को डबल रेट से पेमेंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, 12 आवर्स। फिर कितना काम किया बच्चे इसने, 9.5 आवर्स। तो 8 नॉर्मल है, 8 और 1 एक्स्ट्रा, और 0.5 क्या है, ओवर टाइम है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 1 हो जाएगा। तो 8 9 और 1 10। उसके बाद आता है बच्चे 10.5, फिर से वही हो जाएगा, 8 1 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 12। उसके बाद इसने यहां पर कोई काम नहीं किया, ठीक है, ना कोई ओवर टाइम ना कोई टोटल। अब मुझे बताओ इसने नॉर्मल कितना वर्क किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 40 आवर्स तो ये काम किया इसने। 1 2 3 4 आवर्स इसने बच्चे ये भी काम किया। और ओवर टाइम कितने आवर्स काम किया, भी डबल तो पेमेंट मिलनी है, कितने आवर्स काम किया, 1.5 3 और 4 और 5। इसने 5 आवर्स ओवर टाइम काम किया, जिसके लिए इसको डबल रेट से पेमेंट मिलेगी, मतलब 10 आवर्स की इसको पेमेंट मिलेगी। टोटल कितना हो जाता है बच्चे, 36 40 40 54 आवर्स की पेमेंट मिलेगी इसको। मिस्टर ए को 54 आवर्स की पेमेंट मिलेगी। अगर नहीं समझ में आया बच्चे दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि हम लर्निंग स्टेज पे हैं, गलतियां करेंगे, ठीक है। कल का जो टेस्ट था बच्चे 20 जुलाई का जो टेस्ट था मटेरियल कॉस्ट का,
मैं बच्चे आप सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे टेस्ट आए हैं बच्चे आपके। मुझे बहुत खुशी है बच्चे कि आप सीरियसली स्टडी कर रहे हो, और मेरे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे बहुत सारे टेस्ट मुझे रिसीव हुए हैं सोल्व करके, और मैं विद इन 24 आवर्स आपको उन टेस्ट की इवेल्युएटेड कॉपी बच्चे प्रोवाइड करवाऊंगा। सो आप इसी तरह से अपनी स्टडी कीजिए बच्चे, रैंक आएगी आपकी डेफिनेटली। अगर आप 8 के 8 पेपर्स एक साथ दे रहे हैं, आपकी रैंक आ सकती है अगर आप इस डेडिकेशन से स्टडी कर रहे हो। सेकंड थिंग, कॉस्ट की गारंटी मेरी है बच्चे, कॉस्ट में आपकी एग्जामिशन मैं दिलवाऊंगा आपको, बस आप लगे रहिएगा जितना मैं करवा रहा हूँ। तो बच्चे देखो, नॉर्मल आवर्स हमने सबसे पहले निकाले कि नॉर्मल आवर्स, क्यों नॉर्मल आवर्स मैंने कैसे निकाले, इस 8 आवर्स से निकालने हैं। इसने बोला हुआ है कि 200 रुपीज हम किस रेट से दे रहे हैं, 8 आवर्स के लिए दे रहे हैं। ठीक है, एक बार नीचे आ जाते हैं, साफ साफ भी लिखा हुआ होगा, ये देखिए नॉर्मल आवर्स आपके 8 हैं, एक्स्ट्रा आवर्स 1 है, ये ओवर टाइम नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। ओवर टाइम कितना है, 1.5 के लिए आपको कितने पेमेंट मिलेगी, 3 आवर्स के लिए, तो टोटल कितनी, 12 आवर्स। इसी तरह से बाकी जो कैलकुलेट करके आपको बताए हुए हैं, जैसे मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाए हैं, टोटल बच्चे हो जाता है आपका 54 आवर्स। इतना समझ में आता है। अब चलिए बी की कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर आ जाइए। बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस समझते चलो। बी को कहते हैं जी 100 रुपीज पर डे मिलेंगे ऑफ 8 आवर्स, और बी इतना हरामी है, 8 घंटे काम करते ही वो फैक्ट्री से बाहर, वो नहीं करता सर 1 मिनट भी फालतू काम, देख लो। अब ऐसे आपके ऑफिस में भी आर्टिकल होते हैं ना, जैसे ही 5 बजे अपना वो बैग या लैपटॉप लेके फरार, ठीक है, बाद में फिर एम्प्लॉयर उनको डांट मारते हैं। तो चलिए, इसने 8 आवर्स पर डे काम किया, तो क्या इसने कोई ओवर टाइम किया है, नहीं। कोई एक्स्ट्रा वर्क किया है, नहीं। तो कुछ भी नहीं किया बच्चे, इसको कोई ओवर टाइम प्रीमियम मिलना चाहिए ना, कुछ भी ना। चलो आ जाओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। हाँ, एक सैटरडे का देख लो यार, सैटरडे का सॉरी मैं बता देता हूँ, सैटरडे का क्या है, इसने सैटरडे को 8 आवर्स वर्क किया है। नॉर्मल आपके कितने आवर्स होते हैं बच्चे, 4, और सैटरडे को इसने कितना वर्क किया, 8 आवर्स, तो डबल काम कर दिया इसने। सैटरडे को इसने 4 + 4 काम किया ना बच्चे, 4 + 4 आवर्स काम किए। अब एक चीज चेक करो, क्या कोई इसने पर डे फैक्ट्री, इसने बोला बच्चे बोनस जो है आपको, सॉरी ओवर टाइम है आपको एज पर फैक्ट्रीज एक्ट पेमेंट होएगी, ये लिख रखा, वर्कर्स आर पे ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट। तो मुझे बताइए, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या इसने कोई किसी भी दिन 9 घंटे या उससे ज्यादा काम किया है, 9 घंटे से ज्यादा काम किया है, नहीं। क्या इसने वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम किया है, नहीं सर, 48 आवर्स ही काम किया है। तो क्या इसे कोई ओवर टाइम मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो बच्चे ये जो 8 आवर्स है ना, इसकी सेग्रीगेशन इस तरह से होगी, 4 आवर्स आपने काम किया और 4 आवर्स आपने एक्स्ट्रा काम किया, ये ओवर टाइम नहीं है बच्चे। ओवर टाइम होता अगर ये 5 आवर्स काम कर लेता, 9 आवर्स काम कर लेता ना, तो फिर क्या होता, 4 + 4 और 1 घंटा मेरा ओवर टाइम में आ जाता। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इसने वीक में 48 आवर्स ही काम किया है, और किसी भी दिन इसने 9 आवर्स या उससे ज्यादा काम, 9 आवर्स से ज्यादा काम नहीं किया, तो बच्चे ओवर टाइम इसका नहीं होगा। इसको नॉर्मल रेट से 48 आवर्स की नॉर्मल सैलरी मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद फिर से आ जाते हैं, अब सी के पास आ जाते हैं। सी भी वैसे ही कर रहे हैं। सी क्या कर रहा है बच्चे, सी ने यहां पर 10.5 आवर्स काम किया है। अब मुझे बताओ नॉर्मल आवर्स कितने हैं इसके, सी के, अगर मैं सी का एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ वैसे समझाने के लिए आपको, तो नॉर्मल आवर्स इसने सी को कितना वर्क करना था, नॉर्मली सर सी को वर्क करना था 8 आवर्स। इसने एक्स्ट्रा कितना वर्क किया है, इसने एक्स्ट्रा 1 घंटा भी वर्क किया है, क्योंकि एज पर फैक्ट्रीज एक्ट आपको 9 घंटे काम करना होता है। उसके बाद कहता है बच्चे आपको ओवर टाइम कितना है, ओवर टाइम वही आएगा बच्चे 1.5 आवर्स, 8, 9, 10, 10.5 होगा। और इस 1.5 आवर्स के लिए इसको डबल रेट से मतलब 3 आवर्स की पेमेंट मिलेगी। ठीक है बच्चे, इसी तरह से जब इसने 8 आवर्स किया, क्या कोई ओवर टाइम मिलेगा, नहीं सर, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, ये और ये ओवर टाइम ही है। 9.5 आवर्स काम किया बच्चे, बताओ ओवर टाइम मिलेगा, हाँ जी सर मिलेगा। कितने आवर्स के लिए मिलेगा, 0.5 आवर्स के लिए, और 0.5 × 2 तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा। उसके बाद सर आता है 10.5, ये फिर से वही आ जाती है। फिर आता है बच्चे 8, ये बताने वाली चीज है, बाकी तो सेम है, बाकी तो इसका और इसका सेम है बिल्कुल, लेकिन इसने यहाँ पर 8 आवर्स काम किया है। अब मुझे बताइए, क्या मैं इसको 4 + 4 करूं, हाँ वो तो मैं करूंगा, नॉर्मल आवर्स मेरे 4 हैं और 4 मेरे, अब ये 4 एक्स्ट्रा है या ओवर टाइम है बच्चे, तो मैं चेक करूंगा इसने टोटल कितने घंटे काम किया है। बच्चे इसने टोटल किया है 57 आवर्स काम।
अगर इसने 57 आवर्स काम किया है तो इसका मतलब इसने 48 आवर्स से ज्यादा काम किया है। और अगर इसने 48 आवर्स से काम ज्यादा किया है वीक में, तो बच्चे इसका ये 4 आवर्स ओवर टाइम होगा, ना कि एक्स्ट्रा आवर्स। समझ में आती है? इसमें और इसमें क्या फर्क है बच्चे? इस 4 आवर्स में और इस 4 आवर्स में फर्क क्या है? इस बंदे ने, इस बी ने वीक में 48 आवर्स ही काम किया था, तो इसका कोई ओवर टाइम नहीं बनता था। लेकिन यहां पर इस सी ने 57 आवर्स, दैट इज मोर देन 48 आवर्स इसने वर्क किया है, इसलिए ये 4 आवर्स इसके ओवर टाइम में काउंट होंगे। किस तरह से होंगे बच्चे? फटाफट से आके देख लो। ये देखिए, इसके ये 4 आवर्स ओवर टाइम में कैलकुलेट होंगे। इसमें क्लैरिफिकेशन भी दी हुई है इसने, वर्कर सी हैज वर्क मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चे कि ये यहां क्यों आया और ये यहां क्यों आया। तो ये एज जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट के कारण ये यहां पर आया बच्चे और ये यहां पर आया है। फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि आपको एक वीक में कम से कम 48 आवर्स अगर आपने वर्क किया है या उससे ज्यादा किया है, 48 आवर पर वीक से ज्यादा जितना आपने वर्क किया है वो आपका क्या होगा बच्चे? वो आपका ओवर टाइम कहलाएगा। और पर डे आपने 9 आवर्स से ज्यादा जो वर्क किया है वो बच्चे आपका ओवर टाइम कहलाएगा, चाहे आपने एक ही दिन क्यों ना किया हो। तो ये था बच्चे एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये बच्चे अब ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये इफेक्टिव आवर्स आ गए हैं 48, 66 और 54। ठीक है, अब क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे, वेरी सिंपल। तो बेसिक वेज पर आवर कितनी है? बेसिक वेज ए की कितनी थी बच्चे? ए को हम पेमेंट कर रहे थे 200 रुपीज के अकॉर्डिंग। बी को कितनी कर रहे थे? बी को दे रहे थे बच्चे 100 रुपीज। सी को कितना दे रहे थे? 300 रुपीज 8 आवर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप पर आवर की वेज कैलकुलेट करोगे बच्चे तो कितनी आएगी? आप 200 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25। 100 को आप 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 12.50। और 300 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 37.5। ये आ जाती है आपकी बेसिक वेज पर आवर, 1 घंटे की बेसिक वेज है बच्चे। ठीक है, तो ये कैसे मैंने निकाली है बच्चे? डिवाइड बाय 8 करके निकाल ली है मैंने। ठीक है, उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस। ये डियरनेस अलाउंस की आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं दी हुई बच्चे, मैं बताता हूँ ये डियरनेस अलाउंस किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। देखो, डियरनेस अलाउंस बताया सर इसने कि 968 रुपीज आपका डियरनेस अलाउंस है। और ये कहता है कि आपका जो डियरनेस अलाउंस है फॉर द रेलिवेंट मंथ है, पूरे मंथ के लिए। और ये कहता है कि ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने छुट्टी ली है या नहीं ली है, आप स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, आपका वेज रेट क्या है। ये डियरनेस अलाउंस 968 आपको एज इट इज मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने 968 को डिवाइड बाय कितने से करूं बच्चे? मैंने 48 से कर दिया ना, गलत काम नहीं। मुझे तो एक बात ये बताओ कि ये 968 अगर आप उसको पर आर निकालना हो तो आप कितने से डिवाइड करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना मैंने तो 1 सेकंड में बता ही देना है। बताओ कितना आना चाहिए? हाँ जी सर, नहीं आया समझ में? चलो मैं बताता हूं। देखो बच्चे, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। इसने कहा कि एम्प्लॉय को, हमने कहीं कुछ बातें पढ़ी थी बच्चे। इसने कहा था कि इसने, हाँ ये रहा, संडे इज ए वीकली हॉलीडे, मतलब आप संडे को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद कहा 8 आवर्स ऑन ऑल वीकडेज, आपको 8 घंटे सभी वीकडेज काम करना है। ठीक है, 8 आवर्स आप सभी वीकडेज काम करेंगे। ठीक है सर, 8 आवर्स काम कर लिया। और कहते हैं सैटरडे को आपने 4 आवर वर्क करना है। तो इसका मतलब 5 डेज तो आप क्या करोगे? 8 आवर्स काम करोगे। एक दिन आप कितने घंटे काम करोगे बच्चे? 4 आवर्स काम करोगे। और संडे को आप क्या करोगे बच्चे? संडे को आप कोई काम नहीं करोगे, तो 0। तो मतलब 7 डेज की कहानी आ गई। तो कितना हो जाएगा? 44 आवर्स। मतलब जो ये आपका डियरनेस अलाउंस है बच्चे, ये आपको 44 आवर्स के लिए पेमेंट हो रही है। 48 के लिए नहीं, 44 आवर्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये आपने कैसे निकाला? आपने कहा सर कि जो हम डियरनेस अलाउंस देते हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे छुट्टी पर हो, चाहे उनका कोई भी लेबर रेट हो, हम उनको 968 रुपीज देंगे। और कैसे देंगे? हम उनको जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं बच्चे? 5 डेज तो है 8 आवर्स,
मतलब 40, और एक दिन सैटरडे के दिन आपको 4 आवर्स काम करना है, इसका मतलब 4 घंटे आप काम करेंगे, और संडे को आपका रेस्ट है, आप 0 आवर्स काम करेंगे, तो टोटल कितने आवर हो गए? 44 आवर्स। इसीलिए मैंने क्या कहा बच्चे, मैंने कहा 968 डिवाइड बाई 44, 22। अब देखो क्या ये 22 है? नहीं सर, ये तो 22 नहीं है, ये तो कुछ और ही है। मैंने कहा सर 968 डिवाइड बाई 44, तो ये कितना आ गया? 22। लेकिन 22, क्या ये 44 बच्चे पर मंथ है? नहीं ना, ये तो एक वीक के लेबर आवर्स हैं। तो अगर आपको 4 वीक्स के लेबर आवर करने हैं तो आप डिवाइड बाई 4 भी तो करोगे ना। तो इसीलिए ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 5.5। ये 968 क्या है बच्चे? ये टोटल आपका डियरनेस अलाउंस है। ये 44 क्या है? ये वीकली है, ये आपके वीकली लेबर आवर हैं, और इसीलिए मेरे को उसे मंथली कन्वर्ट करने के लिए इनटू में 4 करना पड़ा, सो दैट कि मैं मंथली लेबर आवर्स कैलकुलेट कर सकूं। और जब मैंने मंथली कैलकुलेट किया, क्योंकि ये मंथली है, ये 968 भी तो मंथली है, तो इसलिए मैंने इसको भी मंथली काउंट किया, और ये मेरा लेबर रेट आ जाएगा बच्चे 5.5। तो डियरनेस अलाउंस का रेट आएगा 5.5। तो आर्ली रेट कितना आ जाएगा बच्चे? आर्ली रेट इनको टोटल कर दो, ये आ जाएगा। और नॉर्मल आवर्स कितने? अब ये नॉर्मल आवर्स, इनको इसने नॉर्मल आवर्स क्यों लिखा बच्चे? क्योंकि हमने ओवर टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा सर मैंने 1.5 घंटा काम किया एक्स्ट्रा, तो हमने उससे 2 से मल्टीप्लाई करके 3 को, अब 1.5 ओवर टाइम है बच्चे, लेकिन 3 तो नॉर्मल आवर है ना। भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे 1.5 आवर्स के लिए 3 आवर्स की पेमेंट मिलेगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 1.5 ओवर टाइम किया है, तो मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मैंने 3 आवर्स काम किया है, मैंने 3 आवर्स नॉर्मली काम किया है, तो मुझे नॉर्मल पेमेंट मिलेगी। तो 1.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 आवर्स बच्चे ये क्या है? ये आपके नॉर्मल आवर्स बन जाते हैं। तो इसीलिए इसने लिखा टोटल नॉर्मल आवर्स कितने हैं, ए के, बी के, सी के, और टोटल वेज पेबल कितना हो जाएगा? बस इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी टोटल वेज आपकी। कोई मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं। बस इस क्वेश्चन में बच्चे वो जो ट्रीटमेंट था ना 4+4 आवर्स का सैटरडे का, एक तो वो इंपॉर्टेंट था, एक ये डियरनेस अलाउंस जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन में आपको दी नहीं हुई, ये आपको किस तरह से कैलकुलेट करोगे, एक ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बच्चे कभी इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड 5.5 मत लिख के ना, आपको ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी कि हमने ये 5.5 कैलकुलेट कैसे किया है। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है आपके लिए चैप्टर नया है, तो मे भी थोड़ा सा एक बार आपको लगे कि ये चीज़ क्या है। जब हम ओवरहेड कंप्लीट कर लेंगे बच्चे, तब आपको ये क्वेश्चंस बच्चों वाले लगेंगे। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 5 फटाफट से करते हैं। कहते हैं इन ए फैक्ट्री द वेज रेट इज ₹100 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। वेज रेट कितना है बच्चे? ₹100 पर आवर। और कहता है ओवर टाइम रेट क्या है? कहता है जी बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175 बेसिक वेज। कहता है अगर आप अपनी नॉर्मल वर्किंग आवर्स से पहले या बाद में काम करते हो तो आपको 175 ऑफ नॉर्मल बेसिक वेज, मतलब कितने मिलते हैं? ₹175। ठीक है, उसके बाद कहता है संडे और हॉलीडेज, अगर कोई संडे है उसको आप काम करते हो या कोई छुट्टी है, छुट्टी के दिन अगर आप काम कर रहे हैं बच्चे, तो आपको कहता है जी 225 बेसिक रेट मिलेगा। बेसिक रेट कितना? 100 का 225% कितना? ₹225। उसके बाद कहता है जी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क। कहता है नॉर्मल आवर्स तो हमने 1 लाख घंटे काम किए, ये कितना है? ईयर्स है बच्चे, ये पूरे साल की बात बता रहे हैं। कहता है नॉर्मल आवर तो 1 लाख आवर्स वर्क हुआ है। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 20,000 आवर्स। तो बिफोर आफ्टर का रेट क्या है? इसको मल्टीप्लाई करके चलते हैं, ये तो 100 आवर्स वाले हैं, ये 175 वाले हैं, और ये कहते हैं ओवर टाइम ऑन संडेज एंड हॉलीडेज 5 आवर्स। तो इसके ऊपर कितना 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी नॉर्मल। ठीक है सर, आगे देखते हैं। द फैक्ट्री आर हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। कोई जॉब जेड है उसके लिए कुछ कैलकुलेशन बता रहे हैं। कहता है नॉर्मल आवर्स हमने इतना काम किया, ओवर टाइम इतना किया, और संडे और इसके दिन इतना किया, टोटल हमने 1125 आवर्स इस पे ऊपर काम किया। कोई बात नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। मतलब इन सिचुएशंस में आप किस तरह से चार्ज करोगे। कहता है जी वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर्स शॉर्टेज। कहता है जी ये पॉलिसी है कंपनी की, तो ओवर टाइम तो करना पड़ेगा, ओवर टाइम तो आपको करना पड़ेगा, पॉलिसी है कंपनी, क्योंकि वर्कर्स नहीं है, वर्कर नहीं है तो बच्चे ओवर टाइम तो करवाना पड़ेगा। ठीक है,
तो कहता है जी इस सिचुएशन में क्या होगा, बाकी दो सिचुएशन छोड़ो, पहले एक सिचुएशन की बात करते हैं। अगर यार रूटीन नेचर है आपका ओवर टाइम करवाना, तो ठीक है, उसे रेट में एडजस्ट कर लो फिर। तो भाई ये मैं कहता हूँ कि 8 आवर्स हमारे एम्प्लॉय डेली काम करते हैं, लेकिन 2 आवर्स डेली एक्स्ट्रा वो ओवर टाइम करके जा रहे हैं, और ये रूटीन है, थ्रू आउट द ईयर है, तो यार वो ओवर टाइम का हुआ, वो तो रूटीन प्रोसेस हो गया ना। तो इसका मतलब तो हमारा वेज रेट ही एडजस्ट हो जाना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई भी ओवर टाइम रूटीन बेसिस पे हो रहा है आपका, रूटीन बेसिस, रेगुलर बेसिस, थ्रू आउट द ईयर, मतलब इस तरह की बातें बताएगी कि वो नॉर्मल है, वो ओवर टाइम आपका होगा, क्योंकि आपके पास नए एम्प्लॉइज नहीं है बच्चे। अगर नए एम्प्लॉइज नहीं है तो आप काम किससे करवाओगे, काम तो उन्हीं से करवाना पड़ेगा। जब हमारी सिचुएशन ये है कि हमें थ्रू आउट द ईयर ओवर टाइम करवाना पड़ता है, तो हम क्यों ना उसे रेट में एडजस्ट कर लेना। भाई मैं कह रहा हूं कि आप 8 आवर्स काम करते हो, 8 आवर्स के लिए हम आपको सपोज 200 रुपीज दे रहे हैं, और 2 आवर्स आप एक्स्ट्रा काम करते हो, तो 2 आवर्स के लिए बच्चे आपको 2 × 2 4 आवर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, और 4 आवर्स के बच्चों आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 100, यही पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो एक काम क्यों नहीं करते आप, आपको 300 पेमेंट करनी पड़ रही है कितने घंटे के लिए, 8 और 2 10 घंटे के लिए, तो आप डिवाइड बाय 10 करके रेट 30 कर दो ना, 30 रुपीज पर आवर का रेट आप डिसाइड कर लो। आप ये कर सकते हो ना भाई, नॉर्मल है, ये तो होगा ही होगा। अगर ये होगा ही होगा तो क्यों ना इसे रेट में एडजस्ट कर लिया जाए। तो रेट में एडजस्ट कैसे कर ले इसको, ये मेरा एग्जांपल था बच्चे, इसको एक बार सीरियसली मत लेना। ये कहते हैं जी वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, बस इतने वर्ड्स हमारे लिए बहुत है बच्चे। रेगुलर है, थ्रू आउट द ईयर है, तो उसे हम रेट में एडजस्ट करेंगे ही करेंगे। कैसे करेंगे, चलो आइए फटाफट से मैं करवा देता हूँ आपको। कहते हैं जी आपका बेसिक वेज रेट कितना है, 100 है, ये मैंने आपको तीनों कैलकुलेट करवा दिए बच्चे, ठीक है। अब कहता है आपने अगर 1 लाख घंटे काम किया है, हम बेसिक वेज रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। तो कैसे करेंगे, हमने कहा जी 1 लाख घंटे हमने नॉर्मल काम किया है, नॉर्मल रेट क्या है 100 रुपीज, तो कितना हो गया बच्चे, ये 1 करोड़। फिर कहता है जी हमने ओवर टाइम किया है बिफोर और आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो उसके लिए हमें कितना रेट देना पड़ेगा, 175। आवर्स कितने बच्चे, 20,000, पेमेंट कितनी हो जाएगी, 35 लाख। उसके बाद कहता है जी वेजेस ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडेज 5,000 आवर्स, और रेट क्या बच्चे 225, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 11,25,000। टोटल करेंगे तो 1,46,25,000 की हमने लास्ट ईयर पेमेंट की है। और कितने आवर्स के लिए पेमेंट किया बच्चे, हमने पेमेंट की है 1,25,000 आवर्स। कैसे, 1,20,000 और 5, हमने नॉर्मली 125 आवर्स की पेमेंट की है, तो एक्चुअल में बच्चे हमारा जो रेट है ना वो 117 रुपीज है। अगर ये रूटीन है ना कि हमें हर साल ओवर टाइम करवाना ही है, और ये रूटीन है, रेगुलर बेसिस की नेचर है, तो हमारा एक्चुअल में रेट 117 है। ये कोई ओवर टाइम नहीं है, ये तो रूटीन है, ये तो पॉलिसी मैटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जॉब जेड को, जो हमने जो जॉब जेड थी जिसके लिए कैलकुलेशन पूछ रहा था, ये जॉब जेड में कितने आवर्स लगे बच्चे, 1125, तो हम इसे 170 से मल्टीप्लाई करके बता देंगे सर कि आपकी जो है क्या निकालनी थी बच्चे, कॉस्ट, लेबर कॉस्ट चार्जेबल। तो जो लेबर कॉस्ट लगेगी बच्चे ये वाली लगेगी 1125 इंटू 117, ये देख लीजिए 1125 इंटू 117, 1,31,625। क्यों, द ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एंड जॉब इज चार्ज एट एन इन्फ्लेटेड वेज रेट, हैंस एम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड कितना होगा, ये होगा। और रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड सिचुएशन बच्चे कहते हैं वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। कहता है ये जो ओवर टाइम आपने किया ये इरेगुलर है, तो इरेगुलर है तो मुझे एक बात बताइए बच्चे, इसने कितने घंटे नॉर्मल काम किया, 1000 आवर्स। 1000 आवर्स के लिए हम पेमेंट कितनी करते हैं, 100 के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1000, तो इसने नॉर्मल आवर्स काम किए, तो 1000 इंटू 100, ओवर टाइम 100 आवर्स, इसके ऊपर कितना रेट लगना था बच्चे, 175। और जो संडे और हॉलीडेज है 25 डेज के, इसके ऊपर कितना रेट लगना था, 225। तो इट मीन्स 1 लाख तो आपकी नॉर्मल वेज है, और ये जो है आपकी ये कितनी है, 17,500, और ये आ जाएगी 225 इंटू 25, 5625। तो इन दोनों का टोटल हो जाता है बच्चे 17,500, 23,125। अब देखो हमारे दो कंपोनेंट है, एक तो 1 लाख रुपए और एक है 23,125।
हमने 23,125 रुपीज़ पेमेंट किया बच्चे ओवर टाइम के लिए। ये है हमारा ओवर टाइम, समझ में आती है बात। और ये क्या है, ये नॉर्मल वेज रेट है। तो कैसे क्या करेंगे हम, देखो आओ फटाफट से आपके, देखिए हम क्या करेंगे बच्चे, हमने क्या किया, हमने ये किया, कहते हैं जी 1125 आवर्स को हम 100 रुपीज़ पर आवर्स तो करेंगे नॉर्मल पेमेंट। भाई आपने देखो, मैंने कहा कि 1000 आवर्स तो आपके नॉर्मल थे, 100 आवर्स आपके क्या थे, ओवर टाइम वाले थे, बिफोर आफ्टर वाले, और कुछ कितने थे, 25 आवर्स थे आपके हॉलीडेज वाले। तो टोटल वैसे नॉर्मली मैं बात करूं तो आपने 1125 आवर्स काम किया, और नॉर्मल रेट कितना है बच्चे, 100 रुपीज़ वाला। ओवर टाइम को छोड़ो, नॉर्मल रेट कितना है, 100 रुपीज़ का। तो अगर मैं 100 नॉर्मली इनको पेमेंट करता, नॉर्मल आर के रेट से पेमेंट करता, तो मेरी कितनी पेमेंट होती, 1,12,500 रुपीज़, 1,12,500 रुपीज़। लेकिन एक्चुअल में मैंने इनको पेमेंट कितनी की है, एक्चुअल में बच्चे मैंने पेमेंट कर दी इनको कितनी, 1,23,125। ठीक है, डिफरेंस निकाल लो, मैंने पेमेंट कितनी करी, 123 कितना था यार वो, 125 हमने पेमेंट किया बच्चे, 123 125। तो डिफरेंस कितना आ गया, चेक करो, 123 125 माइनस में 112,500, 10,625। तो अगर इरेगुलर डिमांड को आपने कंप्लीट करने के लिए, इरेगुलर डिमांड को कोप अप करने के लिए अगर आपने कोई ओवर टाइम की कॉस्ट बियर की है बच्चे, तो इस कॉस्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड कितने हो जाएंगे बच्चे आपके, हमने एक तरीका तो ये जैसे मैंने कैलकुलेट किया, और दूसरा तरीका ये है जो दिया हुआ है, बेसिक वेज रेट इज चार्ज टू द जॉब एंड ओवर टाइम प्रीमियम इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड एज अंडर। तो आपके बेसिक नॉर्मल आवर्स कितने थे, 1125, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी नॉर्मल 112,500। ये कॉस्ट आपकी चार्ज होगी कहाँ पर बच्चे, ये आपकी कॉस्ट चार्ज होगी जॉब को। और जो आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट है 123 125 में से माइनस करके 10,625 की, ये आपकी कहाँ जाएगी, ये आपकी जाएगी बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट पे और आ जाइए, कहता है वेयर ओवर टाइम इज वर्क एज द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडाइट द जॉब। वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है बच्चे तो हम फैक्ट्री ओवरहेड में से चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर की रिक्वेस्ट थी, हमारी गलती नहीं है, कस्टमर की रिक्वेस्ट थी। तो कस्टमर की रिक्वेस्ट थी तो क्या करेंगे, कस्टमर को चार्ज कर देंगे, सिंपल सी बात है। हम उसे 1,23,125 रुपये कस्टमर से चार्ज कर लेंगे, हम नॉर्मल आवर्स के हिसाब से भी उसे चार्ज करेंगे और ओवर टाइम प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी चार्ज करेंगे। अर्लियर हम क्या करते थे, ये 10,125 रुपये ये फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाते थे, लेकिन अब तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया ना, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया तो पेमेंट भी करेगा बच्चे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। अब चलो एक थ्योरेटिकल पॉइंट और है, प्यारा सा, बिल्कुल छोटा सा है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे आपके चैप्टर का। अभी हमने 4-5 क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो यही पार्ट है हमारा। ये जो पार्ट है ना बच्चे, पूरा चैप्टर यही है, बस इसके आगे पार्ट कुछ थ्योरेटिकल आपको नहीं देखने मिलेगा, बस ये लास्ट हमारा थ्योरेटिकल। तो कहते हैं जी सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव क्या होता है भाई। देखो मैं आपसे सिंपली बात करता हूं, मैंने कहा कि एम्प्लॉइज को सेम सैलरी दो, सेम वर्क सेम सैलरी, ठीक है सर दे देते हैं। लेकिन एक चीज बताओ यार, एक एम्प्लॉय है वो बेचारा सुबह हमारे 8 मॉर्निंग में 8 AM शार्प वो फैक्ट्री में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, और शाम को 6 बजे वो आउट हो रहे हैं। हम उसको सैलरी देते हैं सर कितनी, हम उसको सैलरी दे रहे हैं 500। ओके वेरी गुड। उसके बाद एक और एम्प्लॉई है सर हमारे पास, वो आता है सर कभी 8:30 कभी 9, ठीक है, और जाता है कभी वो 5 बजे भी चला जाता है, वो 5:30 भी चला जाता है, वो 6 कभी भी नहीं टाइम पूरा लगाता अपना। उसको भी सर हम 500 रुपीज सैलरी दे रहे हैं। अब बताओ क्या ये इक्वेलिटी है? नहीं, ये तो इक्वेलिटी नहीं है बच्चे। आपके ऑफिस में एम्प्लॉयर का कोई रिलेटिव होता है, क्योंकि बच्चे कई बार आर्टिकलशिप है ना, रेफरेंस से भी मिली हुई होती है। तो क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयर का रिलेटिव है वो लेट आता है, ऑफिस में भी दादागिरी करता है कई बार वो,
और जल्दी भी भाग जाता है, और एम्प्लॉयर कुछ कहता भी नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर उसके साथ कई बार बैठ के चाय पी रहा होता है, गप्पे शप्पे मार रहा होता है। आप लोगों को दिल में बड़ी आग लगती है, ठीक है, कि हम तो टाइम से आते हैं फिर भी हमें डांट सुनने को मिलती है, और ये जो है रिश्तेदार, ये रिश्तेदार लेट भी आता है, जल्दी भी भाग जाता है, ऑफिस में दादागिरी भी करता है, कोई काम ढंग से भी नहीं करता, और इसको कोई भी डांट फटकार नहीं मिलती। इवन ये हमारे बॉस के साथ बैठ के चाय वाय पी रहे हैं। तो बच्चे, ये इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वालिटी नहीं है तो यार ऐसे तो मोरल डाउन हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव भी नहीं है, अब आपके ऑफिस की अगर मैं बात करूँ, चीज़ें रिलेट होएगी ना बच्चे। हम खुद मजदूर हैं, ठीक है, 3.5 years के लिए हम मजदूर हैं बच्चे, चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, आप सुबह 10 बजे ऑफिस अपने शार्प पहुंच जाते हो, ठीक है। आप बच्चे आर्टिकल, आपका ऑफिस का टाइम 10 AM होता है, आप 10 बजे शार्प ऑफिस में पहुंच जाते हो, और इवनिंग में 6 PM तक, कम से कम मतलब इवनिंग 6 तक आप काम करते ही करते हो। अब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं बच्चे, वो लेट आते हैं और जल्दी भाग जाते हैं, काम भी ढंग से नहीं करते, सैलरी आपको बराबर मिल रही है, आपका मोरल डाउन हो जाएगा यार। आप कहोगे यार अगर वो लेट आ रहा है तो मैं क्यों ना लेट आऊँ, तो मैं भी लेट आऊँगा। सब में, सभी के अंदर ये एक टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है कि ना वो गलत कर रहा है मैं भी गलत करूंगा, क्योंकि उसे कोई डांट नहीं रहा। कोई अगर बच्चे डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो या कोई इंसेंटिव ना हो तो कोई काम कैसे करेगा। सभी एम्प्लॉयज की, सभी लेबर्स की एक थिंकिंग नहीं होती है बच्चे, ठीक है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ छोटा सा। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ बच्चे, तो मेरा वर्क मेरे ऑफिस के अलावा बाहर भी रहता है। जैसे मैं इनकम टैक्स ऑफिस भी जाता हूँ, कई बार मुझे कोर्ट्स भी जाना पड़ता है, तो मुझे बाहर का भी काफ़ी सारे वर्क्स हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं। हमारे ही ऑफिस में एक अकाउंटेंट भी था बच्चे, नाम मैं नहीं लूँगा। तो वो अकाउंटेंट क्या करता था, वो मुझे कॉपी करता था। अब यार मैं तो रात को 10 बजे तक भी काम करता हूँ कई बार बैठ के, क्योंकि मेरे लिए काम काम है, चाहे मुझे रात के 10 बजे 12 बजे, और मुझे उसके लिए कोई अप्रिशिएशन भी नहीं चाहिए कि मैं ऑफिस में बैठ के वो काम करूँ सो दैट कि मालिकों को दिखे कि मैं काम कर रहा हूँ ना। मुझे तो अपने काम से मतलब था। तो कई बार होता क्या था, जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो अर्ली है, और अर्ली ही वो मतलब उसके वर्किंग आवर्स है, जैसे 8 to 3 उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, सुबह 8 से लेके 3:30 तक ये हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं। तो बच्चे मैं 10 बजे जाता हूँ, लेकिन 10 बजे से मैं 4 बजे तक ऑफिस में काम करता हूँ, उसके बाद मैं घर आके भी मेरा काम करता हूँ, और कई बार मुझे ऑफिस से ही इनकम टैक्स, कोर्ट या फिर कहीं और जाना पड़ जाता है। तो कई बार मैं 10 बजे भी जाता हूँ, 10 से लेट भी हो जाता हूँ। कई बार मैं बैंक्स वगैरह भी जाता हूँ, बैंक वालों के साथ भी मेरी डील होती है, हमारे फाइनेंसर्स हैं उनके साथ मेरी मीटिंग्स वगैरह होती है, तो मैं जाता रहता हूँ। अब वो हमारा अकाउंटेंट है, उसको इतना पता नहीं था, और वो क्या करता था, वो मुझे कॉपी करता था। अब वो कॉपी करता था तो वो क्या होगा, उसका टाइम 8 का था और वो 10 बजे आने लग गया। और 10 बजे आने लग गया तो मालिकों ने एक्शन ले लिया, उसको वार्निंग लेटर इशू हो गया। वार्निंग लेटर इशू हो गया तो उसने मालिकों को धमका दिया, कहता है अमित भी तो लेट आता है। तो फिर गॉड शेक की मालिकों को पता था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ यार, तो मालिकों ने कहा कि अमित जितना काम करता है तो उतना करता है क्या, मतलब उसको डांट पड़ी उसके बाद भी। तो अगर बच्चे मान लो अगर वो डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो तो क्या उस अकाउंटेंट की तरह मेरी कंपनी में जो और बंदे हैं वो भी मुझे फॉलो नहीं करेंगे? करेंगे यार। अगर मैं वाकई में गलत हूँ, मैं वाकई में गलत जा रहा हूँ, टाइम मेरा गलत है, तो मुझे भी वार्निंग लेटर इशू हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सभी को हो सकता है बच्चे। कंपनीज के बायलॉज सभी के लिए सेम होते हैं, और वहाँ पे कोई सीए कोई कुछ नहीं देखा जाता। 2 मिनट में आपको नोटिस आ जाता है कि सर शोकोज कारण बताओ। नोटिस इशू होते हैं आपको, अगर ऑफिस में भी होते होंगे अगर आप कोई गड़बड़ी करते हो तो बच्चे अगर आप फैक्ट्री में हो और एक लेबर है, अगर आपको उन्हें मोटिवेट करना है तो आप किस तरह से करोगे? आप उन्हें कुछ इंसेंटिव दोगे। अब इंसेंटिव कैसे दोगे बच्चे? आप उनको ये कह दोगे कि आप ठीक है आज से आप हेड लेबर नहीं बच्चे, वो लेबरर है, उनके लिए मॉनेटरी कंसिडरेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि जो लेबरर एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, रेगुलर आ रहा है, टाइम से मतलब अपना काम कंप्लीट कर रहा है, ओवर टाइम भी लगा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे बच्चे? हम उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। और एक्स्ट्रा पैसा देना हम ऐसे नहीं कह सकते कि ले राहुल नहीं, ले मोहन, तूने आज एक्स्ट्रा काम किया, ये ले 100 रुपीज हमारी तरफ से ना। ये नहीं बच्चे। कंपनीज में क्या होता है, एक डिफाइंड प्लान होता है कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं, आप 8 आवर्स की जगह 10 आवर्स काम करते हैं, आप एक दिन में 10 यूनिट्स की जगह 12 यूनिट्स आप बना के देते हैं हमें, मतलब एफिशिएंसी बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड
हम उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। ये इंसेंटिव फिक्स होते हैं बच्चे, हम बताते हैं कि आपको इस तरह से पेमेंट होगी, तो उसको कहते हैं बच्चे कि वेज पेमेंट प्लस इंसेंटिव। वेज तो सभी को पेमेंट होगी, अगर कोई आ रहा है हमारी कंपनी में तो वेज की तो पेमेंट सभी को होती है। लेकिन इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स क्या, इंसेंटिव्स का मतलब बच्चे वो फ्रूट्स जो आप अच्छी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, अच्छी मेहनत से काम करोगे, टाइमली अपना काम कंप्लीट करोगे, तो आपको वो फ्रूट खाने को मिलेगा, उसे बोलते हैं इंसेंटिव। मैंने एक बार पहले भी बताया था, बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपकी टोटली इंसेंटिव पे बेस्ड है। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं बच्चे, उनकी सैलरी से ज़्यादा उनके इंसेंटिव्स होते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बैंकिंग में और इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, तो बच्चे वो अपनी सैलरी से ज़्यादा लगभग 2 टाइम्स अब उनका इंसेंटिव्स से इनकम होती है। तो चलिए एक बार आप देखते हैं कि ये इंसेंटिव किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी टाइम बेस्ड। अब ये टाइम बेस्ड कैसे होता है भाई? मैं कहता हूँ कि आप एक दिन ऑफिस में जाते हो, ऑफिस की नहीं यार, जॉब की बात करते हैं, आप लेबर की बात करते हैं। एक दिन अगर कोई लेबरर आता है तो हम उसको 300 रुपीज़ की पेमेंट देंगे, तो ये होगा बच्चे टाइम बेस्ड। आप टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपने कह दिया सर कि मैं तो 50 रुपीज़ पर आवर की पेमेंट करूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास 1 घंटा काम करता है, मैं उसको 50 रुपीज़ दूंगा, ये भी टाइम बेस्ड है बच्चे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इंसेंटिव देना चाहूँ तो कैसे दूंगा? अब 8 उस बंदे ने 8 आवर काम करना था, तो 8 आवर के अकॉर्डिंग आपको उसको 400 की पेमेंट करनी थी। उसने 9 आवर्स काम किया, तो 9 आवर इंटू 50 आपने उसको 450 की पेमेंट कर दी। तो बच्चे इंसेंटिव है ना, अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये बच्चे होता है टाइम बेस्ड। बड़ी बहुत सारी डिटेल है इसकी, साथ साथ पढ़ाता चलो साथ साथ पढ़ाता चलता हूँ। कहता है जी स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। कहता है जी अंडर दिस सिस्टम द वर्कर आर पेड ऑन टाइम बेसिस, आर, डे, वीक, मंथ। हमें स्टाइफंड कैसे मिलता है बच्चे? हमें मंथली स्टाइफंड मिलता है। तो वो क्या होता है? वो टाइम रेट होता है। क्या होता है बच्चे? टाइम बेस्ड। The amount of wage due to a worker are arrived at by multiplying the time worked including normal idle period by rate for the time। इसके लिए अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके ऊपर मत जाना एक बार। टाइम बेस्ड वेज पेमेंट इज सुटेबल फॉर एम्प्लॉइज हुज सर्विस कैन नॉट बी डायरेक्टली और टेंजिबली मेजर्ड, ई.जी. जर्नल हेल्पर्स, सुपरवाइजरी एंड क्लरिकल स्टाफ। आप क्या हो बच्चे? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कभी क्लरिकल स्टाफ बोल दो, ठीक है। अगर किसी ने क्लरिकल स्टाफ बोला, अपने आप को एक थप्पड़ लगा ले अभी के भी। एंगेज्ड इन हाईली स्किल्ड जॉब, हाँ ये है, आप हाईली स्किल्ड जॉब्स में एंगेज्ड हो। आप बच्चे ऑडिट करते हो, आप ऑडिट रिपोर्ट्स बना रहे हो, आप बड़े बड़े इनकम टैक्स के केसेस की डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हो, तो ये हाईली स्किल्ड जॉब आप कर रहे हो। वेयर द पेस ऑफ आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटर, ऑटोमेटिक केमिकल प्लांट। इसको छोड़ो, मैं कहता हूँ बच्चे आप ऑफिस में काम करते हो, क्या मेजर किया जा सकता है आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो? नहीं। एक ऑडिट पे काम करते हो आप, अब आपने सपोज अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो क्या मेजर कर सकते हैं हम किस प्रोजेक्ट पे हम कितना टाइम लगा रहे हैं? नॉर्मली यार हाईली स्किल्ड जॉब्स में पता नहीं चलता, ठीक है। कोई मतलब आउटपुट तो है नहीं बच्चे, कोई पेन थोड़ा ना बनाना है, कोई माउस असेंबल थोड़ा ना करना है, कोई मोबाइल असेंबल करके थोड़ा ना देना है कि मैंने कहा कि मैंने आज 1 माउस बनाया, मैंने आज 100 माउस बनाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बच्चे कई बार क्या होता है, हम पीस रेट की पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमें टाइम की पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। हम ऑफिस में जाते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। 8 आवर्स में हम रिटर्न भी फाइल करते हैं, हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स की भी रिटर्न फाइल करते हैं, हम कुछ अपना ऑडिट में भी हाथ मारते हैं, ठीक है। कुछ हम जो इनकम टैक्स के अगेंस्ट अंडर वेरियस फॉर्म्स होते हैं, हम उसकी भी बात करते हैं, हम अपने क्लाइंट से भी बात करते हैं, कंसल्टेंसी भी करते हैं, और अपने जूनियर्स की रैगिंग भी करते हैं। तो बच्चे हमें क्या करना होता है, हमें इन सब की पेमेंट मिल रही होती है ना, तो क्या पीस रेट के हिसाब से डिसाइड करें? नहीं बच्चे, हमें यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग ही पेमेंट मिल सकती है, पीस रेट का कोई सिस्टम हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सपोज एक कंपनी है बच्चे, जीन्स बनाती है, मैंने बताया था एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री नहीं है बच्चे जीन्स बनाने की, ठीक है। कभी सोचो कि जीन्स का एग्जाम्पल क्यों देता हूँ बार बार। तो क्या होता है बच्चे, एक फैक्ट्री है जो जीन्स बनाती है, अब टेलर को उसने वो टाइम रेट से देगी या पीस रेट से दे सकती है? बच्चे पीस रेट से दे सकती है, सो दैट कि टेलर जल्दी काम करे, अच्छा काम करेंगे। हमने कहा टेलर को कि देख टेलर, तू एक दिन में चाहे 1 जींस बना चाहे 100 जींस बना, हम तेरे को पर जींस 100 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। अब बच्चे वो टेलर, उसकी खुद की हेडेक है कि वो कितनी जींस बनाता है, वो अब जल्दी काम करेगा ना, टाइम वेस्ट कम करेगा।
तो हमने डिसाइड कर दिया कि हमने स्टैंडर्डली हमने सोच लिया कि एक टेलर है ना एक दिन में 4 जींस बना सकता है कम से कम। तो हमने उसके अकॉर्डिंग कह दिया टेलर हम तेरे को 100 रुपीज़ पर जींस देंगे। अब टेलर अगर 4 जींस से ज़्यादा जींस बना के देता है बच्चे, तो उसकी मेहनत है, उसकी एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा पैसा ले जाएगा। और जो हरामखोर है मतलब जो टेलर काम नहीं करके दे रहा, उसको बच्चे पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इंसेंटिव नहीं हुआ कि अगर मैं एक जींस बनाऊंगा तो मुझे 100 रुपीज़ मिलेंगे, मैं 4 बनाऊंगा मुझे 400 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो एक बात बताओ, अब खाली कौन बैठेगा? सपोज बच्चे मैं आपको बोलता हूं, आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 50 रुपीज़ मिलेंगे ऑफिस में, अगर आपका एम्प्लॉयर इस तरह की आपको इंसेंटिव स्कीम दे दे कि बच्चों आपकी मीटिंग बुलाए और कहे देखो बच्चों आज से आप एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो मैं आपको 50 रुपीज़ दूंगा, आप एक जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हो मैं आपको 50 रुपीज़ दूंगा। बच्चे मैं गारंटी लेता हूँ आप चाय भी नहीं पियोगे, आप दिन में है ना 10-10 20-20 रिटर्न फाइल करके जाओगे। तो एक इंसेंटिव होता है बच्चे, एक मोटिवेशन होता है। तो फैक्ट्रीज में भी तो यही बंदे होते हैं यार, फैक्ट्रीज में भी तो मजदूरी होते हैं, वो क्या करेंगे जब उनको पता है कि उनको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, तो वो और अच्छे से काम करेंगे। तो फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला तो आई थिंक कुछ बताने की जरूरत है नहीं, डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। तो टाइम वर्क इनटू रेट फॉर द टाइम, बहुत मुश्किल फॉर्मूला था बच्चे, मेरे को तो समझ में नहीं आया। फिर कहता है जी आउटपुट बेस्ड, ये क्या होता है? ये पीस रेट सिस्टम होता है। मैंने अभी बताया पीस रेट सिस्टम मतलब जितना प्रोडक्शन करोगे उतना पैसा ले जाओगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे खाली हाथ घर जाओगे। लेकिन टाइम रेट में क्या होता था बच्चे, आप चाहे टाइम रेट में एक दिक्कत आती है, टाइम रेट में जो कामचोर व्यक्ति होते हैं ना उनको थोड़ा सा यार बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं। मैंने देखा यार कई जगह काम करते हुए कुछ एम्प्लॉयज है ना वर्क करना ही नहीं चाहते। जेके बैंक में एक एम्प्लॉई है, मैं कहता हूँ यार वो जिंदगी में कभी उस बंदे ने कोई काम नहीं करना चाहा। मैंने कभी उससे जाके स्टेटमेंट मांगी, कहता है प्रिंटर खराब है। मैंने उसको कहा कोई नेफ्ट के लिए कोई चेक दिया कि सर ये नेफ्ट कर दो, बच्चे उसने कभी टाइम पे नेफ्ट नहीं करके दी। पैसे निकलवाना चाहता हूँ तो वो उसमें भी एक्सक्यूज करने लग जाता है, आप पैसे क्यों निकलवा रहे हो अपने अकाउंट से। मतलब यार वो एक इरिटेटिंग बंदा है। तो यार जो टाइम रेट के बेस पे पेमेंट होती है ना उसमें कई बार कामचोर व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो पीस रेट है ना आपका, जहां पर पीस रेट से पेमेंट मिल रही है, एफिशिएंट व्यक्ति ही काम कर पाता है पीस रेट सिस्टम में। ठीक है, जितना प्रोडक्शन करेगा उतनी पेमेंट मिल जाएगी। कोई अगर आलस दिखाएगा कोई बात नहीं, कम पैसे ले जाएगा, काम नहीं करना चाहेगा कोई बात नहीं, खाली हाथ घर चला जाएगा। तो पीस रेट सिस्टम बच्चे एक अच्छा सिस्टम होता है अगर ये एप्लीकेबल हो सके तो कहते हैं जी स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम ईच ऑपरेशन जॉब और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज ए पीस, ए रेट ऑफ पेमेंट नोन एज द पीस रेट और पीस वर्क रेट इज फिक्स्ड फॉर each piece. The wage of the worker depend upon his output and the rate of the each unit of output. It is in fact independent of the time taken by him. The wage paid by a worker are calculated as this one, number of unit produced or rate per unit. अब देखो यार एक चीज बताओ, वैसे तो आउटपुट हम कहीं भी लगा सकते हैं, हम कोई काम के लिए कोई मतलब किसी भी तरह का काम है उसके लिए भी हम कह सकते हैं, हम ऑडिट के लिए भी कह सकते हैं। अब जैसे ऑडिट असाइनमेंट होते हैं, आपकी बैंक ऑडिट होती है यार, सबसे बड़ी चीज़ है जो बैंक ऑडिट होती है। आपने कभी उसके फीस के वो देखे हैं जो उसका साथ में ब्रोशर आता है, उसमें फीस दी होती है कि हम किस तरह से फीस पेमेंट करेंगे, जो आपकी लोन एंड एडवांसेस पे डिपेंड करती है। तो उस तरह से भी तो चीज़ें हो सकती है, वो भी तो पीस रेट ही है कि आप ये ऑडिट करो और ये पीस रेट ले लो हमसे। तो पीस रेट एक अच्छा सिस्टम मानता हूँ बच्चे मैं पर्सनली। ठीक है, और वैसे इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या फॉर्मूला है, किस तरह से हम इनको मोटिवेट करेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उससे आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर कहता है सर प्रीमियम बोनस मेथड। प्रीमियम बोनस मेथड का मतलब क्या? प्रीमियम बोनस मेथड का मतलब बच्चे क्या होता है ये? अब ये कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है यार, बहुत आसान है। अंडर दिस मेथड स्टैंडर्ड टाइम इज एस्टैब्लिश्ड फॉर परफॉर्मिंग ए जॉब। ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? एक बच्चे आपके ना चैप्टर है आपकी बुक में, लास्ट में करवाऊंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कई बच्चे कहते हैं वो चैप्टर बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, याद ही नहीं होते। अरे याद करने किस लिए है भाई, पागल हो क्या तुम? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले याद करोगे? समझो यार, फीलिंग करो, फील करो उन फॉर्मूलाज को। मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीरियसली उसके कंसेप्ट को समझ जाओ ना, मैं कहता हूँ एक फॉर्मूला आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली कोई भी चीज पूछेगा आप उसका लॉजिकली आंसर दोगे,
रटना नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा बच्चे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट याद हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो मैं कभी भी याद नहीं करवाऊंगा आपको। तो क्या कहते हैं जी, स्टैंडर्ड टाइम इज एस्टैब्लिश्ड फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि कोई भी जॉब करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। द वर्कर इज गारंटीड हिज डेली वेजेस एक्सेप्ट इन बार सिस्टम, इसको छोड़ो, इफ हिज आउटपुट इज बिलो एंड अप टू स्टैंडर्ड, in case of task is completed in less than the standard time, the saved time is shared between the employee and the employer। सब जी इस चीज को क्या कहना चाहते हैं, ये कहता है कि हम किसी भी जॉब के लिए टाइम फिक्स कर देते हैं। मैंने कहा सर ये माउस है, अब मेरे पास बच्चे के माउस ही पड़ा है जो मैं आपको उठा के दिखा सकता हूँ, तो मैंने कहा सर ये माउस है, एम्प्लॉय से बोला गया देख एम्प्लॉय तेरे को एक दिन में एक माउस असेंबल करके देना है हमें, ठीक है, या फिर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, आपको यार एक दिन में एक माउस, कंपनी कैसे चलेगी। मैंने कहा एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय देख, एम्प्लॉय ए तू हमें डेली के 10 माउस बना के देगा। एम्प्लॉय कहता है अच्छा जी, ये क्या है बच्चे की स्टैंडर्ड आउटपुट है, एक दिन में आप हमें 10 माउस बना के दोगे, ओके। एक लेबरर हमारा बी है, हमने उसको भी ये बात की कि लेबरर बी तू भी हमें 10 माउस बना के देगा, बी भी खुश, कहता है ठीक है सर देखते हैं। एट द एंड ऑफ डे मैं आके चेक करता हूं, ए ने बनाए बच्चे 8 माउस और बी ने बना लिए 15 माउस, और मैंने इन दोनों को बोला था कि आपकी जो वेज है ना वो है सपोज 100 रुपीज पर डे, ठीक है। मैंने किस लिए कैसे डिसाइड किया, मैंने कहा यार एक दिन में 10 माउस बनाएगा ना तो 10 रुपए पर माउस की मेरी कॉस्ट आनी चाहिए लेबर की, तो ठीक है 100 रुपीज हम इनको दे देंगे। हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया पहले माइंड में सेट करके। अब इसने बनाए 8 माउस, इसने बनाए 15 माउस। अब मैं क्या कहूंगा, मैं ए तू भी 100 ले जा, बी तू भी 100 ले जा, मैं बोल दूं ये बात। नॉर्मल वेज रेट में तो यही होता है ना बच्चे कि ठीक है तूने 8 माउस बनाए ये ले 100 रुपए, बी तूने 15 माउस बनाए 15 माउस बनाए ये ले तू भी 15 रुपीज, 100 रुपीज। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, क्या अगले दिन बी 15 माउस बना देगा क्या? नहीं बच्चे, बी तो 8 भी नहीं बना के देगा आपको। क्यों? वो डिमोटिवेट हो गया, उसका मोरल डाउन हो गया। यार मैंने 15 माउस बनाए, ऑलमोस्ट डबल। बी ए तो बैठा सारा दिन बीड़ियां फूक रहा था, स्मोकिंग कर रहा था, मैंने खाना तक नहीं खाया, मैंने इतने सारे माउस बना के दिए कंपनी को, और कंपनी उसको भी 100 दे रही है, मेरे को भी 100 रुपए दे रही है। वो या तो काम ही नहीं करेगा या फिर अगले दिन से आपका काम बिगाड़ देगा। तो यार ऐसे एम्प्लॉय को, जो ये बी है, क्या आप इसको मोटिवेट नहीं करोगे? करेंगे, करेंगे ना। तो करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको 100 रुपीज देंगे, इसको तो देंगे भाई। अगर इससे 2 माउस कम बने, हम कहते हैं चल कोई बात नहीं यार, हो सकता है हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग में गलती हो, तो हम इसको पूरे 100 रुपीज दे देंगे टाइम रेट के हिसाब से। लेकिन हम कहते हैं देख भी, हम तेरे को 100 भी देंगे लेकिन इंसेंटिव भी देंगे। अब ये इंसेंटिव कैसे होगा बच्चे, इसकी तो कैलकुलेशन होती है। तो बी को बच्चे इंसेंटिव मिलेगा। बी अगर 100 की जगह 150 रुपये अपनी जेब में लेके जाएगा सपोज, तो बी की इनकम बढ़ती है, और बी अगले दिन 15 से भी ज्यादा माउस बनाने की कोशिश करेगा। तो यार मोटिवेशन तो जरूरी है ना, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा ना बंदा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रीमियम बोनस प्लान है वो है होल्जे प्रीमियम प्लान। होल्जे प्रीमियम प्लान, ये होल्जे प्रीमियम प्लान क्या है बच्चे? होल्जे प्रीमियम प्लान कहता है, देखो कहता है यार आपको जितना आप काम करोगे ना, हम उतनी सैलरी तो देंगे, नो डाउट। आप कम करो ज्यादा करो, जितना काम करोगे इतनी सैलरी तो दे देंगे हम। लेकिन कहता है अगर आप टाइम सेव करोगे ना तो हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। भी मोटिवेट करें हम एम्प्लॉय को। हम कहते हैं देखो यार कोई बात नहीं, तुम आ रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे हो, तो कहता है हम आपको टाइम रेट तो देंगे ही देंगे भाई। हम कहते हैं कि आप हमारे कंपनी में आके काम कर रहे हैं, 8 आवर्स के लिए काम कर रहे हो, कहता है हम आपको 200 रुपीज पर डे के तो देंगे देंगे। आप कम करो काम ज्यादा करो, इतने 200 रुपीज तो आपके फिक्स है, आप घर लेके जाओगे। कहता है अगर आप कुछ काम ज्यादा करोगे, ज्यादा का क्या, उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा बच्चे, जैसे मैंने अभी भी माउस का एग्जांपल लिया था, उन्होंने इसी तरह से कहा, कहता देखो अगर आप 8 आवर्स में 10 यूनिट्स बनाओगे तो ओके है, कोई बात नहीं, 10 यूनिट्स तो आप बनाओ। कहते 10 यूनिट्स प्लस जितने भी यूनिट्स आप बनाओगे ना, हम आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। कैसे? 8 आवर्स तो कहता है जी आप काम करो, 8 आवर्स काम करोगे ना, कहता है आप 10 यूनिट्स तक बनाते हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी बनाते हो, तो कहता है आपको नॉर्मल पीस रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मल टाइम रेट, सॉरी
टाइम रेट के अकॉर्डिंग जो आपकी पेमेंट है वो तो आपको मिलेगी। मैंने कहा एक दिन की मेरी सैलरी है 200 रुपये, कहता है वो 200 तो आपको मिलेंगे, चाहे आपने 10 यूनिट बनाई हो, 5 बनाई हो, 2 बनाई हो। कहता है आपको जो टाइम लिया है आपने वो तो आपको उसकी तो पेमेंट मिलेगी। लेकिन कहता है एक लालच, एक इंसेंटिव क्या होता है बच्चे, लालच ही होता है। कहता है एक लालच और देते हैं हम आपको, कहता है आप जो स्टैंडर्ड है उससे एक्स्ट्रा जितने भी यूनिट्स बनाओगे ना, उसके लिए हम आपको जो आपका जितना आपने टाइम बचाया है उसके 50% की पेमेंट आपकी। एम्प्लॉय खुश। भाई सपोज हम ये कहते हैं कि आपने 1 आवर सेविंग कर ली, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे हो गया, बिल्कुल सिंपल होती है, बता दूंगा। मैंने कहा कि 1 आवर आपने सेव कर लिया और 1 आवर की पेमेंट है 50 रुपीज़, तो कहता है 50 रुपीज़ का 50% दैट इज 25 रुपीज़ हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। तो यार एम्प्लॉय मोटिवेट होगा या नहीं होगा, होगा ना यार। क्यों होगा, क्योंकि देखो जितने भी यूनिट्स वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा उसके लिए उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी तो कौन काम नहीं करेगा यार, सारे करेंगे, ठीक है ना। तो यही है होलसेल प्रीमियम प्लान। क्या कहता है होलसेल प्रीमियम प्लान, अंडर होलसेल प्रीमियम प्लान ए स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच जॉब और प्रोसेस। एक हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। इफ देयर इज नो सेविंग ऑन द स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस द वर्कर इज पेड ओनली द डे रेट। मैंने बताया ना कि एक दिन में आपको 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, आपने 10 नहीं की, आपने 8 की, तो भी कोई बात नहीं, आपका जो डेली रेट है आपको मिलेगा। He gets his time rate even if he exceed the standard time since his day rate is guaranteed। तो day rate क्या है बच्चे, guaranteed है, day rate तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। If however he does the job in less than the standard time, तो क्या होगा, he gets a bonus equal to 50% of the work of the time save। कहता है जी अगर उसने टाइम की सेविंग की है, भाई नॉर्मल क्या है, मैंने कहा सर नॉर्मल उसने जो टाइम लिया मतलब टाइम टेकन, और टाइम टेकन कहता है जो उसका टाइम रेट है ये तो हम देंगे टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। कहता है ये तो गारंटेड है, ये तो आपको भाई मिलेगा ही मिलेगा। आप कम प्रोड्यूस करो ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ये तो गारंटेड है आपको मिलेगा। प्लस में क्या मिलेगा, प्लस में हम क्या देंगे, 50% ऑफ द वेजेस ऑफ द टाइम सेव। किसका मतलब क्या, कहता है प्लस में आपको देंगे 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अब उसने 1 घंटा बचाया तो हम उसको आधा घंटा दे देंगे कि ले आधा घंटा ले जा, नहीं, आधे घंटे की पेमेंट देगा ना बच्चे। तो टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। तो ये कहता है, कौन कहता है बच्चे, ये होलसे कहता है। होलसे क्या कह रहा है, होलसे कह रहा है सर कि 50% of wage of the time saved the employer benefit by the other 50%। The scheme also is sometimes referred to as the Holsey 50% plan। अर्निंग अंडर होलसेल प्रीमियम प्लान इज कैलकुलेटेड एज अंडर। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है यार। कहता है नॉर्मल तो देंगे। नॉर्मल मतलब क्या, टाइम रेट इंटू टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना टाइम लिया और टाइम के हिसाब से आपको कितनी पेमेंट होनी थी। मैंने कहा सर 50 रुपीज़ पर आवर की पेमेंट होती है आपको। तो आपने 8 घंटे का टाइम लिया है तो आपको 400 की पेमेंट होगी कितने भी प्रोडक्शन आपने किया हो। तो कहते हैं सर टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस क्या कहता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। अगर आपने टाइम की सेविंग नहीं की तो बच्चे 0 हो जाएगा, अगर टाइम की सेविंग नहीं है तो 0 होगा। 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो कहते हैं अगर आपने टाइम सेव किया है तो उसकी 50% की पेमेंट भी आपको मिलेगी। कंपनी को क्या बेनिफिट है, कंपनी को 50% बेनिफिट है ना बच्चे। जहां उसको एक प्रोडक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए जहां 100 रुपीज़ देने पड़ते हैं आपको, उसको 50 देने पड़ेंगे। तो 50 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे, 50 रुपीज़ कंपनी को मिल जाएंगे, दोनों को बेनिफिट है। एफिशिएंसी से काम करो यार। फिर कहते हैं जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं टाइम रेट इज गारंटेड व्हाइल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। हाँ जी बिल्कुल है, गारंटेड है। आपकी जो टाइम रेट है वो तो गारंटेड है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हो तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। कहते हैं द सिस्टम इज इक्विटेबल इन एज मच एज एम्प्लॉयर गेट ए डायरेक्ट रिटर्न ऑन हिज एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन मेथड एंड प्रोवाइडिंग बेटर इक्विपमेंट। ठीक है, तो कहता है जी एम्प्लॉयर भी कोशिश करेगा कि इसको बेटर इक्विपमेंट मिले, क्योंकि 50% तो उसको भी मिलेगा ना बेनिफिट। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही एक दिशा में रन करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, कहते हैं इंसेंटिव इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज विद पीस रेट सिस्टम। इन फैक्ट द हार्डर द वर्कर वर्क्स द लेसर ही गेट पर पीस। ये कहता है जी एम्प्लॉयर हो सकता है डिससेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि 50% ही मिल रहा है उसको। तो भाई काम तो उसी ने किया है ना। अगर मान लो एक यूनिट के 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, 1 यूनिट के उसको 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो उसको अंडर प्रीमियम प्लान
अंडर प्रीमियम प्लान, मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट उसने प्रोड्यूस की है उसका 50% मिलता है, तो उसको 5 रुपीज़ मिलेंगे। वो कहेगा यार मैं प्रोडक्शन तो मैंने किया है भाई, नॉर्मल आवर्स में काम करता तो मुझे इसी काम के 10 रुपये मिलते, अब 5 रुपये मिल रहे हैं, मैं तो नहीं करता। हो सकता है दिन में ऐसी बात आ जाए। तो ये कहते हैं जी जितना वो हार्ड वर्क करेगा उसको 50% ही मिलेगा ना, तो कहते हैं जितना हार्ड वर्क करेगा उसको उतना ही नुकसान है, तो हो सकता है वो काम ना करे। द शेयरिंग प्रिंसिपल मे नॉट बी लाइक बाय एम्प्लॉय, तो ये 50% का जो शेयरिंग प्रिंसिपल है हो सकता है एम्प्लॉइज लाइक ना करें। एम्प्लॉय गए सर हमने ओवर टाइम तो हमने किया है तो हमें मिलना चाहिए, आप लोग कैसे ले सकते हो 50%, हमें 80% मिलना चाहिए या फिर 100% हमें मिलना चाहिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो बच्चे ये था हमारा आज का पॉइंट जितना हमने डिस्कस करना था। कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान है यार, बिल्कुल आसान होते हैं इसके क्वेश्चंस। आगे फिर रोमन प्लान है। आपकी बुक में यार वो मैरिक और गेंटेस था, एक बार था, ये कुछ है ना फॉर्मूलेस दिए नहीं हुए, मैं कल ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं कहीं भी, तो लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं, तो मुझे यार उस चीज़ के लिए कुछ फॉर्मूलेस के लिए आपसे अलग से कुछ नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपकी स्टडी मैट में कुछ फॉर्मूलेज नहीं दिए हुए लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें तो यार सेफ साइड में चलना है, चाहे आपकी स्टडी मैट में ना दिए हो, हमें तो एक बार करके जाना पड़ेगा। जितने भी फॉर्मूलाज हैं इंसेंटिव प्लान्स के हम उनको डिस्कस करेंगे। मैरिक तो खासकर काफ़ी बार पूछा गया है, मैरिक है, इमर्सन है, तो गेंटेस्क है, बार्थ सिस्टम है, तो काफ़ी बार इनके बारे में पूछा गया है लेकिन आपकी बुक में नहीं दिए हुए। तो कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा कोई सोर्सेज से उन्हें कवर करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आज के जो ये क्वेश्चंस हमने जितने भी किए बच्चे, एक दो आप इन्हें एक बार रिवाइज कीजिएगा, जितनी थ्योरी की है एक बार इसे भी रीड आउट कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।